नमस्कार अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। अनुपम जी, पिछले हम 10-15 दिन की बात करें तो कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, पंजाब और हरियाणा में, खास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है। लेकिन अब एक जमात ऐसी है जो इनका धर्म और जाति ढूंढने में लगी हुई है। देखिए, एक जब से ये ज्योति मेहरोत्रा की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम इसको चला रहा है, ये कहते हुए कि सोचिए अगर ये मुसलमान होती तो कितना हंगामा हो गया होता। मैं आपको बता दूं अंजू कि पिछले 3 दिनों में 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा से, पंजाब से और फाइनली यहाँ असम से। मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ। 18 में से 14 मुसलमान हैं, 2 ईसाई हैं, 1 सिख है और सिर्फ 1 हिंदू है, ज्योति मल्होत्रा। नाम सुने आप? ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, उसके बाद 2 ईसाई, पलक शेर मसीह, सूरज मसीह, बाकी सब मुस्लिम। जाफर हुसैन, मोहम्मद अरमान के पास 8 पासपोर्ट निकले हैं, 8 अलग अलग पासपोर्ट। नौमान इलाही, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद यास्मीन, फिर 2 महिलाएं, गजाला खातून, नसरीना बानो, मोहम्मद रकीब, आरिफ खान, अकीक खान, अरशद खान, मोहिफुजुल इस्लाम, साजिद खान और सादिक। तो 18 में से 14 मुस्लिम निकले हैं। आज इनकी चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदू समाज ऐसा है कि वो अपने पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है। आप हम एक निकली है, सिर्फ एक निकली है, 18 में से एक हिंदू निकली, पर हम उसको भी माफ करने को तैयार नहीं। देश के लिए गद्दारी की कोई कोई माफी नहीं। तो हमने ज्योति मल्होत्रा को ट्रेंड कराया, हम ज्योति मल्होत्रा को डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारा बाकी 17 से दिमाग ही हट गया कि बाकी 17 में 14 मुसलमान, 2 ईसाई, 1 सिख। तो हमारा सब अंतर सिर्फ इतना है कि हम ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ट्रेंड कर चला रहे हैं। और जी बचे हुए 14 लोग हैं, इनका मुकदमा लड़ने अभी जमात इस्लामी आ जाएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाएंगे। और वो लोग जो अभी कह रहे हैं कि मुसलमान होता तो क्या होता, वही लोग अभी ट्वीट करके इनको मदद करने लगेंगे। ये आज तक अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिर जिंदा हैं, ये आज तक शर्जील इमाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा अंतर ये कि हमारे में एक गद्दार निकला, हमने उसे माफ नहीं किया, हमने उसे ट्रेंड करा दिया। आपके में 18 में 14 निकल रहे हैं और आप अभी भी बेशर्मी से कह रहे हैं, इसको क्या कहा जाए। और सर, ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसका अगर प्रोफाइल देखा जाए तो ये कितनी बार पाकिस्तान गई है और कितनी बार चाइना गई है। और जिस तरह से लैविश होटल्स में रुकती है, वो एक आम यूट्यूबर, चाहे भले उसके 370 के फॉलोअर्स हो, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करती है। और सबसे अहम बात ये है कि उसका भी एक ऐसा वीडियो आया जो 22 अप्रैल में जो पहलगाम में हुआ, उससे पहले भी वो पहलगाम में गई थी। तो अब तो ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उसने रैकी की थी पहलगाम की। देखिए, अगर ये भारत पाक झड़प नहीं हुई होती तो ज्योति मल्होत्रा अभी भी कर उनका चल रहा होता। इसमें आईबी को बहुत जवाब देना होगा, गृह मंत्रालय को जवाब देना होगा। होता क्या है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बच्चे निकलते हैं और उनको आप ले जाते हैं, इतनी अय्याशी कराते हैं 5 सितारा होटलों में। अभी आपने देखा कि वो हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही थी चाइना के लिए। फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही, कितना महंगा, 3 गुना हो जाता है, लेकिन फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रही थी, 5 स्टार होटल्स में रुक रही है, स्विमिंग पूल में पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, दूतावास में जा रही है। मतलब हमारे टाइम में हम लोग जब जब दूतावास से न्योता आता था पार्टीज का, तो ये बड़ा भारी बात माना जाता है कि सब 82 में हम लोग को बुलाया गया। वो उनको दूतावास से न्योते आ रहे हैं और वो तमाम लोगों के साथ। व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग ऑल दिस वाइल? भारत सरकार क्या कर रही थी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, और सबसे बड़ी बात आईबी क्या कर रही थी? उनकी नजर इस पे। आज भी अगर ये झड़प नहीं हुई होती तो आज भी ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के इशारों पे नाच रही होती। और कोई ज्योति मल्होत्रा इकलौती है, कितने ढेर सारे यूट्यूबर है। एक यूट्यूबर अभी बड़ी चर्चा में है, वो तो उसको लोग दिखा रहे कि वो अपने पुराने वीडियो डिलीट कर रहा है एक के बाद एक, पर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसे एक नहीं है, 10 है भाई। आप ये बहुत साधारण पृष्ठभूमि के निकले हुए लोग हैं जिनको आप ले जाके इतनी रईसी में, इतने पैसे में बैठा देते हैं कि इनके ये बिक जाते हैं तुरंत। और ठीक है, वो बिक जाते हैं, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, उसकी अपनी सोशोलॉजी है, बट व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? क्योंकि सर, जिसे कहते हैं ना कि एक आम आदमी को अगर पाकिस्तान से कॉल आए तो नंबर नहीं आता है, कॉल फ्रॉम पाकिस्तान लिखा आता है उसके मोबाइल पे।
और ये भी हमने सुना है कि जांच एजेंसी या आईबी वगैरह पाकिस्तान से भारत किसी भी शख्स को आने वाले कॉल को डिटेक्ट करती हैं कि क्या बातचीत हुई, इस तरह का सर्वेलेंस रहता है। और ये धड़ल्ले से पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तारी के लिए जा रही है, उनके नेशनल डे पर जा रही है, ये सब कुछ हो रहा था। और ये सब कुछ मतलब किसी को पहले पता ही नहीं चला, या फिर ये माना जाए कि बहुत दिन से उस पर सर्वेलेंस था, नजर थी, लेकिन पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं थे, इसलिए उसको हाथ नहीं लगाया गया, और अब तब हाथ लगाया गया जब सबूत मिल गए। देखिए, ये एक एलिबाई हो सकती है, आई रियली डोंट बिलीव दैट। मेरा ये कहना है कि सबूत क्या, अभी भी क्या सबूत है? आप उसको पकड़ के उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो उगल दे रही है। भारतीय पुलिस का, दुनिया भर की पुलिस का, और खास तौर से एस्पियानिज केसेस में इसी तरह का तरीका होता है। आप पकड़ते हैं, वो खुद सब कबूल देता है। आज आपने उसे पकड़ा, आप पहले भी पकड़ सकते थे। अभी भी ऐसे दर्जनों यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और पता नहीं उन तक कब पहुंचेगी मतलब सरकार। और मेरा अपना मानना है कि जब हालात खराब हो जाए तभी हम क्यों चौंकें और तभी हम क्यों जागें। हमको पहले से इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए थी, हमें पहले से इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए था। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस गिरफ्त से बाहर हैं। सर, ज्योति को खासतौर पर पाकिस्तान की इमेज अच्छा दिखाने के लिए पैसे मिलते थे, ये भी उसने खुलासा किया है। हमारे देश में तो ज्योति के अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के गुणगान करते रहते हैं। देखिए किस तरह से रोते बिलखते यूट्यूब पर या एक्स पर वो अपने वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को भारत ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, भारत बताए कि भारत को कितना नुकसान हुआ, इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। वो भी तो उसी जमात में आते हैं। क्या उनको भी पाकिस्तान के गुणगान गाने के लिए पैसा मिलता होगा आईएसआई से? ये भी तो सोचा जा सकता है। मेरी बात सुनिए अंजू, ये ज्योति मल्होत्रा वगैरह बहुत छोटे प्यादे हैं जो हम्म। खुलेआम कर रहे हैं। गौरव गोगोई पाकिस्तान चले गए अपनी बीवी के साथ, उनकी बीवी आईएसआई कंट्रोल्ड एक एनजीओ से तनख्वाह लेती है, उसके साथ वो अटारी बॉर्डर से चुपचाप पाकिस्तान चले जाते हैं, 15 दिन रहते हैं। इनकी पत्नी जो वहां नौकरी कर रही वो वापस आ जाती है, ये उसके बाद भी 1 हफ्ते रहते हैं, लौट के आते हैं। असम से ढेर सारे बच्चों का ग्रुप लेके पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच जाते हैं, अपने बच्चों की नागरिकता, भारतीय नागरिकता ड्रॉप करा के उन्हें ब्रिटिश करा देते हैं। आप देखें, ये चार चार नाम जो पाकिस्तान ये डेलीगेशन में दिए कांग्रेस पार्टी ने, उसमें आनंद शर्मा, उनकी पूरी फैमिली ब्रिटिश है, बीबी बच्चे सब ब्रिटिश। गौरव गोगोई, उनकी पूरी फैमिली ब्रिटिश है। एक एक वो एक सांसद हैं जिनके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो पंजाब के सांसद हैं जो कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करते नजर। ये 4 नाम मिले थे कांग्रेस पार्टी को देने के लिए। और रही बात पाकिस्तान समर्थन, तो आप देखिए मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम लोग, जिस जिस साल मुंबई में हमला हुआ उसके अगले साल मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। तो ये क्या मतलब है? दिग्विजय सिंह खड़े होकर कहते हैं पाकिस्तानियों ने अटैक ही नहीं किया, ये तो सब आरएसएस का अटैक था। अब आप सोचिए, मणिशंकर अय्यर की बातें आप सुन लें। तुर्की में देखिए, तुर्की ने जैसे ही पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत का विरोध किया यूनाइटेड नेशन में, कांग्रेस ने तुरंत वहां दफ्तर खोल दिया। और तो बड़ा और अर्दोगान की बेटी की कंपनी को हमारे यहाँ के 9 बड़े एयरपोर्ट सौंप दिए, दिल्ली एयरपोर्ट सौंप दिया। आप सोचिए, आप सोच कर देखें। तो ये किसको किसको इन सब के आगे ज्योति मल्होत्रा तो इस बहुत एक छोटा सा पौन है, छोटा सा मोहरा है। हमारे यहाँ सबसे बड़े देश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान चीन जाता है, एमओयू करके आता है, लौट के बताता भी नहीं है, लौट के बताता भी नहीं है कि कैसा एमओयू हुआ। और उसमें गांधी परिवार के आगे अगर अलावा कोई मौजूद था तो एक मनमोहन सिंह जो अब है नहीं, और दूसरे ये आनंद शर्मा। आनंद शर्मा। आनंद शर्मा, तो आप देखे ना, ये जो इन लोगों के आगे, गांधी परिवार के आगे, और ये मणिशंकर अय्यर के आगे, मणिशंकर अय्यर से ये सोचे आप, फॉरेन सर्विस में थे, फॉरेन कमेटी में थे, पाकिस्तान में कराची में 4 साल कौंसल जनरल रहे हैं, पाकिस्तान की पैरवी करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह को देखे खुलेआम पैरवी करते हैं। तो ये अब्दुल्ला बाप बेटे जो है, हमेशा कहते थे कश्मीर में शांति नहीं आ सकती जब तक आप पाकिस्तान से बात ना करें। महबूबा मुफ्ती का तो उनका ट्रेजेक्टरी अलग है, वो तो इतना खुल के समर्थन करती है। और मैं आप सोचिए, इन सब चीजों के आगे ज्योति मल्होत्रा तो एक, जिसे कहना चाहिए एक बहुत छोटा सा बोरा है। जो मैं क्या बोलूँ इसको।
सर जैसे आपने 4 नाम गिनाए ना, जो कांग्रेस ने आगे दिए थे, वो जो कमिट ऑल पार्टी डेलीगेशन जो जा रहे हैं, 7 डेलीगेशन जो विदेश जा रहे हैं। अब ये देखिए कि शशि थरूर के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है कांग्रेस पार्टी। शशि थरूर ने यही कहा, राष्ट्र सर्वोपरि, जब मेरे देश को मेरी जरूरत होगी मैं सामने आऊंगा। मोदी सरकार ने उनका नाम डेलीगेशन में क्या डाल दिया। आज आप जयराम रमेश का बयान सुनिए कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ। कांग्रेस को वो रिप्रेजेंट करते भी नहीं है। देखिए, जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी एक कठपुतली ढूंढने निकली थी और उन्होंने ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ढूंढा, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके पूरे परिवार को मुस्लिम जिहादियों ने जला दिया था और उन्होंने बदले में हिंदू धर्म छोड़ दिया। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा, तो जब उन्होंने अपनी कठपुतली ढूंढ ली मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इतनी वृद्धावस्था में खुद धूप में खड़े होकर सोनिया जी के लिए छाता ले लेते हैं, तो उसको चुनौती दिया शशि थरूर ने। कहा साहब हम भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में ऐसी बातों की माफी नहीं होती। सोनिया गांधी के खिलाफ जाने की कांग्रेस में कोई माफी नहीं है, कोई भी माफी नहीं है। और जाहिर सी बात है, उसके बाद उनको ऐसे साइडलाइन किया गया। राहुल गांधी ने अपने बाद नेता, डिप्टी नेता जो बनाया लोकसभा में, गौरव गोगोई को बनाया, जिनकी राष्ट्रीयता, जिसकी देशभक्ति, सब कुछ इस समय संदिग्ध है। ऐसे आदमी को बनाया। तो ठीक है, राहुल गांधी चीन से कॉन्ट्रैक्ट किए, उनके गौरव गोगोई पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट किए। हम एक मजाक बन के रह गए हैं, हकीकत में हम एक मजाक बन के रह गए हैं। यू नो, अंजू, मेरे को बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिससे मुझे प्रधानमंत्री मोदी से मुझको शिकायत है। ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसको ऐसे नहीं किया, इसको ऐसे नहीं किया। भाजपा से शिकायत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जो चाल चरित्र चेहरा अलग बताती थी, अब ना उसका चाल अलग बची, ना उसका चरित्र अलग बचा, ना लेकिन कम से कम भाई देशद्रोह का आरोप तो उनपे नहीं है। और ये तो बाकी सारी पार्टियां खुल के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वी हैव बिकम अ जोक। ये तो एकदम तमाशा, मजाक बना के रख दिया। अनुपम जी, राहुल गांधी भी तो अब सबूत तलाशने में लग गए ना। पूछ रहे हैं कि भारत सरकार बताए कि कितना नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कितने जहाज हमारे तबाह हुए हैं, ये बताए। तो ये सब जब वो बोलते हैं तो पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहां की हेडलाइन में उनका जिक्र हो रहा है। तो अब धीरे धीरे करके असली रंग में आ गई ना कांग्रेस। शुरुआत में तो सर्वदलीय बैठक में कहा हम सरकार के साथ है, जो कुछ सेना कर रही है हम उनके साथ है, लेकिन अब अपनी असलियत पे उतर आए। देखिए, वो तो अभी युद्ध की बात कर रहे हैं आप। युद्ध के पहले भी, शांति काल में भी राहुल गांधी को चुनाव लड़ने में पाकिस्तान से ही तो शुभकामनाएं आती थी। वहां पे लगातार सारे लीडिंग इंटेलेक्चुअल यही बात तो कहते थे कि इंशाल्लाह एक दिन राहुल गांधी जीतेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो खुल के कहते हैं, उसमें नई बात क्या है। और अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और खास तौर से पाकिस्तानी स्पेस में जाएं, तो आपको ज्यादातर लोग दो बातें कहते मिलेंगे। पहली तो ये कि भाई ये राहुल गांधी जीत जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, और दूसरी ये कि इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान को भी एक मोदी टाइप का लीडर मिलेगा। अभी देखिए, दोनों तरह की बातें वो करते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान को एक मोदी मिल जाएगा, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे बहुत नजर आती हैं। और मैंने कहा ना कि अब तो किसी को कोई संकोच भी नहीं है। कोई, चाहे वो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे अभी पहलगाम हो, और उसके बाद जो अटैक हुआ, मतलब इस सब में कोई को संकोच भी नहीं है। अब तो देशद्रोही बातें करना ही इंटेलेक्चुअल होने की निशानी हो गई है। बताएं क्या करें। पर सर, कांग्रेस पार्टी के नेता जब इस तरह के सुर बदलते हैं या बोलते हैं, कम से कम उनको असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी देख लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की लाख शिकायतें उनको मोदी सरकार से, कितना कुछ बोलते हैं वो, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तो कम से कम वो तो राष्ट्र के हित में ही बोले ना, पाकिस्तान की जुबान तो नहीं बोल रहे इस वक्त। मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपसे इस बात पे, जो मैं ओवैसी के जाल में एक दिन के लिए नहीं गिरने वाला। मेरी बात सुने। आप अल तकैया की मेरी बात कर रही बात हैं। सुने। ये अलतकैया है क्या है, ये आप अंदाजा लगाएं। मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें। 2014 में अकबर ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को मार डालेंगे। चलिए ठीक है, उस बात को आज 11 साल हो गए। अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले महाराष्ट्र के चुनाव में इन्होंने फिर वही बात कही। और वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है, वो पार्टी चलाता है। तो जब तुम कहते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम पाकिस्तानियों को मार डालोगे? धमकी तो हम ही को दे रहे हो मियाँ, धमकी तो हम ही को दे रहे हो। रही बात ये जो इनका इस समय एक नया ड्रामा चल रहा है नेशनलिज्म का, उसको भी आप समझ लीजिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके कहा युद्ध के बीच में कि हमारा वक्फ विरोधी अभियान जारी रहेगा। हम जिलाधिकारियों से मिलकर अपना रिप्रेजेंट, हम सड़क पे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसी की खैर मनाओ, लेकिन हम डीएम्स को घेरते रहेंगे। ओवैसी सिर्फ वक्फ विरोधी जब अपना, अभी जब ये सब मामला शांत हो जाएगा, अंततः सारी लड़ाई तो वक्फ एक्ट की है, वक्फ बिल की है, तो जब उसकी लड़ाई शुरू होगी तो उसके लिए ओवैसी गुडविल जनरेट कर रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी इस गुडविल के झांसे में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। सर, एक अल तकैया भी तो बोलते हैं ना इस्लाम में कि आप जब इसको आप इसी तरह ले लीजिए, थोड़ा उसे आप चले जाओ। इसी तरह ले लीजिए, पर मैं ओवैसी के झांसे में एक पल के लिए भी आने को तैयार नहीं हूं मंजू। सर, और ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको इसकी क्यों जरूरत लगती है? और डीएमके की कनिमोझी जा रही है, अलग अलग पार्टियों के नेता जा रहे हैं, टीएमसी के जा रहे हैं, आपको लगता है ये एक सुर में भारत की बात वहां पर रखेंगे? नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन मेरा मानना है इसकी कोई जरूरत नहीं। पहले आप इसको समझिए, ये मोदी का अपना एक अंदाज है। सुनिए, हमारे भारत का जो विदेश मंत्रालय है अंडर ये जो जयशंकर साहब का है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। पहलगाम हमले से लेके पाकिस्तान पे हमले के बीच का जो समय था 12-14 दिन का, वो उस 14 दिन में हमारे विदेश मंत्रालय में बड़ा जबरदस्त काम किया। दुनिया भर में हमारे जो एम्बेसीज थे, दुनिया भर में हमारे जो राजदूत थे, उन्होंने अलग अलग सरकारों को इतने अच्छे से ब्रीफ किया कि जब हमने हमला किया तो एक भी देश नहीं बोला। तुर्की उर्की जैसे लोग देश छोड़ दें तो पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं बोला। सबने कह दिया भाई अब इनको निपट लेने दो, एक भी आदमी बीच में नहीं आया। ये हमारी विदेश नीति की सफलता थी। ये जो भेजे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क पर नहीं पड़ने वाला। ये तो सिर्फ चूंकि अब युद्ध भी हो गया, पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया गया है, तो मुझे लगता है मोदी मजे ले रहे हैं इस तरह कि भाई देखिए, ये जो दूर से लोग आ रहे हैं, ये मतलब इन्होंने इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अब विदेश नीति हो गई, अब ये देश नीति है। इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो रहा है। आप देखिए, आपने इनको ले लिया, उनको ले लिया। किसको ले लिया आपने कनिमोझी को ले लिया। कनिमोझी को लेने का मतलब है कि स्टालिन को चिढ़ाना। स्टालिन की सौतेली बहन है, और स्टालिन और अलागिरी में जो मुख्यमंत्री पद का विवाद था, उसमें ये अलागिरी के साथ खड़ी थी। स्टालिन पूरी कोशिश करते हैं दिल्ली में रहे, उदयनिधि के लिए खतरा ना बने। तो आपने कनिमोझी को लेके डीएमके फैक्शन को चिढ़ाया, आपने सुप्रिया सुले को लेके आपने कांग्रेस को चिढ़ाया, क्योंकि वो पूरा इंडिया गठबंधन टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, सुप्रिया सुले को तो पहले भी शरद पवार चाह रहे थे कि केंद्र में मंत्री बनवा दे, एनडीए में शामिल भी होने को तैयार थे, लेकिन बहुत कुछ चला नहीं। आपने शशि थरूर को लेके गांधी परिवार को चिढ़ाया। तो ये आपने ओवैसी को लेकर एक मैसेज दिया कि साथ देखिए एक मुसलमान हमारा लीड का, हालांकि देखिए ओवैसी को डेलीगेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया, ओवैसी को डेलीगेशन का मेंबर बनाया। और जिस डेलीगेशन में ओवैसी है, उसी डेलीगेशन में निशिकांत दुबे भी हैं। आप इसको भी देखिए, और वो डेलीगेशन सऊदी अरब जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि मोदी की अपनी घरेलू राजनीति है, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया इन डेलीगेशन से सुन के बड़ी कन्विंस हो जाएगी, मुतमईन हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंडी गठबंधन है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसमें एक तरह से सेंधमारी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि ये विदेश का काम पूरा हुआ, अब देश का काम लग गया। और अभी आपने जैसे तुर्की की बात की थी ना, याद कीजिए अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक हैशटैग चल रहा है बायकॉट टर्की, बायकॉट अजरबैजान, तो यही सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है बायकॉट टर्की को लेकर। तो जयराम रमेश और पवन खेड़ा के बीच आपने वो देखी थी, पहले आप वाली कुश्ती, दोनों सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थे। अब सोचिए कि टर्की ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, और उसके साथ अभी भी कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। अरे भाई, क्यों नहीं खड़ी नजर आएगी? आपने वहां दफ्तर खोल रखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने वहां व्यापार फैला रखा है, आपने अर्दोगान की लड़की को 9 एयरपोर्ट दे रखे हैं, तो भाई वो क्यों नहीं खड़ी नजर आएंगे? आपको याद है जब वो स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ था, तो केजरीवाल से पूछा गया, तो केजरीवाल ने माइक कर दिया था संजय सिंह की तरफ, संजय सिंह ने माइक कर दिया था अखिलेश यादव की तरफ, अखिलेश यादव का छोड़ो यार, खत्म करो। तो उसी तरह का आपको पवन खेड़ा और जयराम रमेश के बीच में नजर आया है। भाई बात आ जाती है सीधे गांधी परिवार की ना, फिर वहां पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता सर। और आप अर्दोगान की लड़की आप क्या है 9 एयरपोर्ट चला रही है। अर्दोगान का दामाद वो ड्रोन बना रहा है, जो ड्रोन उसने पाकिस्तान को दिए अपने हमले के लिए।
बिल्कुल सही। सर गणित देखिए ना कैसे, और बिल्कुल सेंसिटिव एरिया सर, एयरपोर्ट पर हैंगर में उनको सारी मतलब सर्विसेज देने के लिए रखा गया है। कहाँ-कहाँ जानकारी जा रही होगी। जो कुछ वहां पर वीआईपी जहाज भी आते हैं, आप सोचे कहाँ-कहाँ टेक्निकल जानकारी यहाँ लीक हो रही होगी। पर सर एक चीज और की देखिए, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस विड्रॉ हो गया है, बहुत बड़ी चोट है। हमारे मतलब करीब $1 बिलियन का उनका टूरिज्म हमने केवल भारत से छीन लिया। सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी लड़की को छोड़ दिया, उनके दामाद को छोड़ दिया। और आप देखिए, आप तुर्की का जो टूरिज्म मिनिस्ट्री बाकायदा विज्ञापन जारी करके कहती है आइए 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 आइए, नाराज मत होइए, प्लीज चले आइए हमारे यहाँ। तो लोगों को मालूम ही नहीं कि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। अरे मियाँ, तुम्हें मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन अर्दोगान को मालूम है, और अर्दोगान क्या कह रहा है वो हमको सुनाई पड़ रहा है, और मजा सुनाई पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, तुर्की तुर्की को हम अपने हिसाब से निपट लेंगे, कोई इसमें बहुत परेशान। अभी भी देखिए, अमेरिका से वो जो हथियार लेता है उसके बाद पाकिस्तान को पास ऑन कर देता है। अच्छा, तुर्की से तो हमारा कभी कोई बैर भी नहीं रहा साहब। आप क्या, जो भूकंप आया हमने आपको मदद किया, तो हमने आपकी कंपनीज को भारत में जगह दी, आपसे हमारा कोई बैर नहीं है। पर अर्दोगान को खलीफा बनना है, उनको मुस्लिम उम्मत का खलीफा बनना है, उनको ऑटोमन एम्पायर वापस लाना है, उनको कमाल पाशा के पहले वाली स्थिति लानी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे जा रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे जा रहे हैं वो। तो अब उनकी ये खपत है। दूसरी बात, अर्दोगान बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। जो उनका जो इस्तांबुल का मेयर जो उनका मुख्य चुनौती दे रहा है उनको राष्ट्रपति पद के लिए, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। अर्दोगान खुद भी पहले इस्तांबुल के मेयर थे। तो अर्दोगान खुद बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। वो अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, और ऐसे में आदमी खतरनाक भी हो जाता है और लापरवाह भी हो जाता है। वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम भी सबक सिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर पे भी मुझे भरोसा है। आपने देखा कि 10 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख में 3 भूकंप आए, पहला पाकिस्तान में, दूसरा चीन में, तीसरा तुर्की में, और सबसे गंभीर तुर्की में था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। सर एर्दोगन तो शहबाज शरीफ से मिलकर ये कह रहा है कि पाकिस्तान और टर्की जो है वो एक ही है, दोनों अलग देश ही नहीं है, एक ही है। यहां तक स्टेटमेंट दे रहे हैं हम हर हाल में साथ खड़े। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि तुर्की किस तरफ आगे बढ़ रहा है। पर सर आप अगर हम इससे आप इससे आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्से में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उसको तो काट के हमने 2 मुल्क कर दिए। पाकिस्तान और तुर्की में तो फिर भी माशाल्लाह बड़ी दूरी है, बड़ी लंबी दूरी है। बना लेना एक मुल्क, कौन रोक रहा है। खुद पाकिस्तान एक मुल्क बन नहीं पा रहा है। मतलब बलूचिस्तान अलग जा रहा है, पश्तूनिस्तान अलग जा रहा है, जीए सिंध आंदोलन अलग चल रहा है, मोहाजी कौमी मूवमेंट अलग चल रहा है, पंजाब छोड़ के हर जगह विरोध चल रहा है, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है, और ये तुर्की के साथ एक जा रहा है। देखिए, ये इस तरह के मुगालतों में आज से नहीं, पूरे 80 साल से ही इसी तरह के मुगालतों में जी रहे हैं। क्या किया जाए साहब। और एक बात और भी है, मैंने एक बात कई बार कहा है कि इस दुनिया में प्यार अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मोहब्बत, लव। लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई इमोशन है तो नफरत का इमोशन है। मोहब्बत में तो आपने लैला मजनू टाइप की 3-4 कहानियां सुनूंगी, नफरत के नाम पे तो अरबों लोग मार दिए गए। तो आप इसको समझिए कि पाकिस्तान बना है हिंदुओं की नफरत में। अभी आसिम मुनीर ने कहा, आपने सुना ना, कि हम, अच्छा हमारे यहाँ लोग, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आसिम मुनीर कह रहा हम हिंदुओं से अलग। अरे आज सब, मतलब 80 साल बाद भी तुम अपने देश में यही समझा रहे हो कि हम हिंदुओं से अलग। इसका क्या मतलब है भाई। तू नफरत में बना हुआ मुल्क है और नफरत में पनपता रहता है। देख लीजिए, 24वीं बार आईएमएफ ने उसको दिवालिया होने से बचाया है, 24th टाइम। सर आईएमएफ का तो अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर बहुत शर्तें लगा दी हैं भारत के दबाव में आकर। जो लोन उनको दिया जा रहा है उसमें पहली शर्त ये लगाई है कि अपना रक्षा बजट कम करे पाकिस्तान। देखिए, ये सब शर्तें बिल्कुल काम नहीं करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ अलिखित, अघोषित होता है। रक्षा बजट कहां से बढ़ता रहता है, कभी वो कागज पे आता ही, वो सब भूल जाइए। आईएमएफ की शर्तें काम कहां करती, मैं बता रहा हूं। आईएमएफ ने जब पिछली बार दिया था बेल आउट, तो शर्त ये लगाई थी कि बिजली का रेट बढ़ाइए, गैस का रेट बढ़ाइए। वो शर्तें काम करती है, क्योंकि वो आपको बढ़ानी पड़ती हैं। और उसको लेके पाकिस्तान में ये बुरा हाल हो गया कि आपने देखा, आटे के लिए त्राही त्राही मच गई। पर सर अगर हम वापस शशि थरूर साहब की बात करें तो 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले आपको लगता है कि अब वो आसार दिख रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं? अब तो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने का शायद समय आ गया है। खुद ही राहुल गांधी ने ऐसे संकेत दे ही दिए।
देखिए ऐसा है कि शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक ऐसा निवाला बन गए हैं जो ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। जब तक वो कांग्रेस में है वो कांग्रेस का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस उसको कहती लक्ष्मण रेखा पार कर दी। ये भी देखिए तमाशा, युद्ध काल में अपने देश, अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ खड़े होने को वो लक्ष्मण रेखा पार करना कहते हैं। दिक्कत यह है कि अगर आप शशि थरूर को पार्टी से निकाल देंगे तो एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे, भाजपा में जाएं, कम्युनिस्टों के साथ जाएं, कहां जाएं, उनको आप रोक नहीं सकते। शशि थरूर अगर खुद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी, इसलिए वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं। आप निकालेंगे तो वो एकदम परम स्वतंत्र सर पे को हो जाएंगे, फिर तो आप उनको कुछ रोक नहीं पाएंगे। तो वो कहा ना एक ऐसा निवाला बन गया है ना जो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो चलिए देखते हैं शशि थरूर अभी पहले तो इस दौरे पर जाएंगे, वहां से जब लौटेंगे तो क्या कुछ कांग्रेस उनके स्वागत में करती है। और आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस उनको निकालेगी तभी उनकी लोकसभा सीट बची रहेगी और फिर वो आजाद हो जाएंगे कहीं भी जाने के लिए। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, नमस्कार।